नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलते हैं। ये कहानी है जहाजरानी के इतिहास की। एक ऐसी कहानी जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक यात्रा में गोता लगाने के लिए। सोचने वाली बात है ना कि आखिर इंसान ने उन विशाल और डरावने महासागरों को ट्रेड और कल्चर का हाईवे कैसे बना दिया। कैसे वो समुंदर जो कभी एक बहुत बड़ी रुकावट लगते थे, आज दुनिया को जोड़ने वाले पुल बन गए हैं। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी आज की यात्रा इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम बहुत पुराने वक्त की यात्राओं से शुरू करेंगे, फिर भारतीय जहाज़ों के गौरवशाली इतिहास को देखेंगे, इसके बाद यूरोप की समुद्री ताकत, फिर स्टीम और आयरन का रेवोल्यूशन और आखिर में आज़ाद भारत के समुद्री भविष्य पर बात करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआती दिनों से। ये वो वक्त था जब जरूरत और हिम्मत ने इंसानों को पहली बार समंदर में उतारा। सोचिए, उस दौर में हर यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर हुआ करती थी। शिपिंग की हिस्ट्री हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। देखिए, ईसा से करीब 3000 साल पहले ही, मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले, भारत और मेसोपोटामिया के बीच समुद्री रास्ते से व्यापार होने के सबूत मिलते हैं। और तो और हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में 100 चप्पुओं वाले एक बड़े जहाज का भी जिक्र है, जो बताता है कि उस जमाने की टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की थी। अब बात करते हैं कहानी के उस हिस्से की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो है समुद्री इतिहास में प्राचीन भारत का शानदार योगदान। भारत सिर्फ मसालों का देश नहीं था, बल्कि दुनिया के बेहतरीन जहाज बनाने वालों में से एक था। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। जाने माने विद्वान T.W. रीस डेविड्स का यह कथन इसी बात का सबूत है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि पुराने जमाने में भारत के व्यापारिक रिश्ते पूरी दुनिया से थे, और यह सब मुमकिन हुआ था जहाज़ों की वजह से। लेकिन इसके सबूत क्या हैं? अरे सबूत तो हर जगह हैं। सोचिए, मौर्य साम्राज्य में जहाज बनाने के लिए एक पूरा सरकारी डिपार्टमेंट था। जी हाँ, एक स्टेट डिपार्टमेंट। पुराने सिक्कों पर जहाज़ों की तस्वीरें मिलती हैं। यहाँ तक कि भोज की युक्ति कल्परु जैसी किताबों में तो जहाज़ बनाने की पूरी टेक्निक डिटेल में समझाई गई है। इससे पता चलता है कि भारत की मैरीटाइम साइंस कितनी एडवांस्ड थी। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम रुख करते हैं यूरोप की तरफ। ये वो दौर था जब नई खोजों और टेक्नोलॉजी के दम पर यूरोप ने दुनिया के महासागरों पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा, तो ये सब हुआ कैसे? इसके पीछे थे 3 बड़े गेम चेंजिंग आविष्कार। पहला, दिक्सूचक यानी कंपस। इसने नाविकों को खुले समंदर में दिशा का पक्का ज्ञान दिया। दूसरा, गुनिया यंत्र जैसे उपकरण, जिनकी मदद से वो आसमान में तारे देखकर पता लगा सकते थे कि वो दुनिया में कहाँ हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, बेहतर डिजाइन वाले मजबूत जहाज, जो वास्को डी गामा और मैगलन जैसे खोजियों को हजारों मील की तूफानी यात्रा पर ले जा सकते थे। अब हम आते हैं 19वीं सदी में, एक ऐसी सदी जिसने 2 बड़ी क्रांतियों को जन्म दिया और शिपिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक थी भाप यानी स्टीम, और दूसरा था लोहा। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। पहले पाल वाले जहाज पूरी तरह हवा के भरोसे थे। हवा है तो चलेंगे, नहीं है तो रुके रहेंगे। लेकिन स्टीमर अपनी भाप की ताकत से चलते थे। नतीजा, ज्यादा स्पीड, ज्यादा भरोसा और हवा की चिंता किए बिना सीधे रास्ते पर जाने की आजादी। इस एक चीज ने ग्लोबल ट्रेड की पूरी रफ्तारी बदल दी। 18,914 टन, जी हां, इतना वजन था 1858 में बने ग्रेट ईस्टर्न जहाज का। ये लोहे से बना, स्क्रू प्रोपेलर से चलने वाला एक दैत्याकार जहाज था। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक नए जमाने का ऐलान था, जहां जहाज पहले से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर हो चुके थे। और फिर आई स्वेज नहर। इस एक नहर ने पाल वाले जहाज़ों का चैप्टर ही क्लोज कर दिया। इसने यूरोप से एशिया का समुद्री रास्ता हजारों मील छोटा कर दिया। अब तो लंबी दूरी के व्यापार के लिए स्टीम शिप का कोई मुकाबला ही नहीं बचा। वो समंदर के नए राजा बन गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं मॉडर्न दौर में। यहाँ कहानी फिर से भारत की तरफ मुड़ती है, जहां हम पहले भारत के शिपिंग उद्योग का पतन और फिर उसके जबरदस्त कमबैक की कहानी देखेंगे। विदेशी शासन के दौरान एक बहुत बुरा दौर आया। उनकी पॉलिसीज और उनके स्टीमशिप से मिले कड़े कंपटीशन के चलते भारत का अपना पारंपरिक जहाज बनाने का उद्योग लगभग खत्म हो गया। सोचिए, जो देश कभी दुनिया को जहाज देता था, वो खुद इस रेस में पीछे छूट गया।
लेकिन फिर 1919 में उम्मीद की एक नई किरण जगी जब सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की शुरुआत हुई। इसे फिर कंपनी का खुलना नहीं था, ये मॉडर्न इंडियन शिपिंग के एक नए अध्याय की, एक नए कमबैक की शुरुआत थी। और आखिरकार देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी के साथ ही शुरू हुई समुंदर पर अपनी खोई हुई जगह को वापस पाने की कहानी। ये कहानी है आज़ाद भारत के समुद्री भविष्य की। आप जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। 1947 में आज़ादी के वक्त हमारी कुल शिपिंग कैपेसिटी सिर्फ 2.5 लाख टन थी, और महज 16 सालों में 1963 तक ये आंकड़ा 5 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 13 लाख टन पर पहुंच गया, और चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तो 35 लाख टन का था। ये आज़ाद भारत की प्लानिंग और मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा था। और आज की तस्वीर देखिए, भारत के जहाज दुनिया के कोने कोने तक जाते हैं, यूरोप से अमेरिका तक और ऑस्ट्रेलिया से जापान तक। भारतीय जहाज एक बार फिर से ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन बन गए हैं। ये भारत की समुद्री ताकत की शानदार वापसी का प्रतीक है। तो लकड़ी के जहाज़ों से शुरू हुआ ये सफ़र लोहे और भाप से होता हुआ आज यहाँ तक आ पहुँचा है। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या? अगली समुद्री क्रांति क्या होगी? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले जहाज होंगे या फिर ग्रीन फ्यूल से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।